खेतान फाउंडेशन, नवरत्न स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स द्वारा आयोजित और श्री सुमन द्वारा प्रस्तुत कलम की ये 52 श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। श्रृंखला के शुरुआत में हम स्वर्गीय गोपीचंद नारंग जी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके लिए डॉक्टर अजीत प्रधान को मंच पर आमंत्रित करते हैं और नूर आलम साहब को। मैं उर्दू तनकीद और तहकीक के पिछ पितामह, कसर उर्दू के अहम सतून, बेहतरीन उस्ताद, सफ़े अव्वल के मुसन्निफ, कलमकार, उर्दू के आलमी सफ़ीर, वर्ल्ड एम्बेसडर प्रोफेसर गोपीचंद नारंग का इस जहाँ फानी से रुखसती उर्दू दुनिया ही नहीं लिटरेरी वर्ल्ड के लिए ऐसा नुकसान है जिसकी तलाफी होना मुमकिन नहीं है। He was the last of the great Urdu ustads, scholar, linguist, literary critic, erudite, literator. उनका जन्म तुर्की में हुआ, बलूचिस्तान, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर पर। उनके पिता चाहते थे कि वो साइंटिस्ट बने, लेकिन नारंग साहब ने अपना रास्ता खुद चुना और दिल की बात सुनी और उर्दू को अपना मकाम बनाया। अपनी जिंदगी को गोपीचंद नारंग साहब सफर इश्क, द जर्नी ऑफ लव फॉर उर्दू लैंग्वेज एंड लिटरेचर कहा करते थे। वो अक्सर एक शेर रिसाइट करते थे, ये दिल तमाम नफ है सौदाए इश्क में, ये दिल तमाम नफ है सौदाए इश्क में, एक जान का जिया है, एक जान का जिया है, ऐसा जिया नहीं। You must follow your passion, and he did. 1947 में 1947 में केटा हॉलोकॉस्ट के दौरान रेड क्रॉस की हवाई जहाज में अपने भाई के साथ बैठकर इंडिया माइग्रेट कर गए। आकर दिल्ली यूनिवर्सिटी में उर्दू लिटरेचर से डॉक्टरल की, फिर सेंट स्टीफेंस कॉलेज में फैकल्टी में कार्यरत हो गए। जवाहरलाल नेहरू, स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी के कहने पर उन्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी में उर्दू डिपार्टमेंट की स्थापना की। ही वॉज अ प्रोलिफिक राइटर, 60 से ज्यादा स्कॉलरली बुक एंड क्रिटिकल बुक्स और लैंग्वेज, लिटरेचर, पोएटिक्स एंड कल्चरल स्टडीज उन्होंने लिखी। एक्सटेंसिव वर्क ऑन गालिब, मीर एंड प्रोग्रेसिव राइटर्स, फैज, फिराक, बहुत लोगों पर उन्होंने काम की। बच्चों के लिए भी 10 किताबें उन्होंने लिखी थी, उर्दू कैसे सीखे और उर्दू के महत्व पर। गोपीचंद नारंग, आपको जानोगे 24 लोगों ने गोपीचंद नारंग पर किताब लिखी है। 24 किताबें निकली है गोपीचंद नारंग के बारे में। गोपीचंद नारंग वो एकमात्र ऐसे शख्स थे जिन्हें इंडिया और पाकिस्तान दोनों जगह हाईएस्ट अवार्ड मिला था, से नवाजा गया था। इंडिया में उन्हें पद्म भूषण मिला, तो पाकिस्तान में सितारा इम्तियाज। इसके अलावा अनगिनत अवार्ड्स उन्हें मिले, सबको गिनाना है मुश्किल है, लेकिन वो साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला, उन्हें गालिब अवार्ड भी मिला। वो जामिया के, ही वॉज द प्रोफेसर एमेरिटस एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी के भी, और साहित्य अकादमी के वाइस प्रेसिडेंट भी रहे और प्रेसिडेंट भी रहे। उनका मानना था कि हिंदी और उर्दू दोनों सगी बहनें हैं, टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, क्योंकि उनकी ग्रामर जो है सो एक ही। वो उनका एक फेमस कोट है जो आप लोग सब सुने होंगे, ज़बान का मजहब नहीं होता, ज़बान का मजहब नहीं होता, ज़बान का समा होता है, उसके बोलने वाले होते हैं। उर्दू बोलने वाले की मिली जुली समाज है। उर्दू हिंदू और मुसलमान के दरमियान राब्ते का पुल बनाती है। कमलेश्वर का कहना था कि काश हर इंडियन भाषा में एक गोपीचंद नारंग होता। वहीं पाकिस्तान के डिस्टिंग्विश्ड ऑथर इंतजार हुसैन ने कभी कहा था, जब गोपीचंद नारंग पाकिस्तान आते हैं, he represents India in one piece. When he occupies the stage, we feel that India in its entirety is addressing us.
वहीं गुलजार साहब ने अपने कविता से उन्हें नवाजा। गुलजार साहब कहे, दो पांवों से चलता दरिया, दो पांवों से चलता दरिया, एक पांवों पे ठहरी झील। गोपीचंद नारंग के बारे में लिखा, दो पांवों से चलता दरिया, एक पांवों पे ठहरी झील, झील के नाभि पे रखी है उर्दू की रोशन कंदील। रोशनी जब भंवरती है तो झील भंवर बन जाती है, रोशनी जब भंवरती है तो झील भंवर बन जाती है। भंवर भंवर महवर महवर इल्म का सागर छलक रहा है, भंवर भंवर महवर महवर इल्म का सागर छलक रहा है। तिश्ना लब सब ओक लगाए देख रहे हैं, छलकेगा तो नूर गिरेगा, छलकेगा तो नूर गिरेगा, नूर गिरेगा नूर पिएंगे। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ नूर साहब को दो शब्द। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। गोपीचंद नारंग जैसी बड़ी शख्सियत के सिलसिले में एक कोई बड़ा प्रोग्राम होना चाहिए। वैसे मुख्तसर में डॉक्टर साहब ने जितनी सारी बातें कही, मैं उसमें सिर्फ एक जुमला जोड़ना चाहूँगा कि नारंग साहब उर्दू के सिर्फ कदावर शख्सियत ही नहीं थे, बल्कि गंगा जमुनी तहजीब के अलामत भी थे। और पूरी ज़िंदगी उन्होंने ये साबित करने में बिता दी कि उर्दू किसी खास वर्ग या किसी खास मजहब की ज़बान नहीं है। आपको मालूम होगा कि डॉक्टर साहब प्रोफेसर नारंग साहब जिन दिनों जामा मिलिया में प्रोफेसर हुआ करते थे, उर्दू के एचओडी हुआ करते थे, उन दिनों में मुजीब साहब, प्रोफेसर मुजीब हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुआ करते थे। या एक वक्त में एक व्यक्ति जो हिंदू नहीं है वो उर्दू विभाग की सदारत कर रहा है, और एक व्यक्ति जो मुसलमान नहीं है वो बच्चों को उर्दू पढ़ाता है। हम समझते हैं कि इस तरह का माहौल पूरे मुल्क में होना चाहिए, और ख़ास तौर पर ऐसे मौके पर कि जब कहीं किसी प्लेटफॉर्म पर उसका नाम, उस जगह का नाम, उस स्टेशन का नाम उर्दू में लिख दिया जाता है, तो हमारे दरमियान पे कुछ लोग कहते हैं कि हमारी देवभूमि अपवित्र हो गई। लेकिन गोपीचंद नारंग जैसी शख्सियत, उससे पहले बहुत सारी शख्सियतें गुजरी हैं, लेकिन ये हम समझते हैं कि नारंग साहब उनमें से क्लाइमैक्स पोजीशन पर थे। और आखिर में मैं चाहूँगा कि उनकी याद में, उनकी ताज़ियत में हम लोग 1 मिनट के लिए थोड़ा मौन धारण करके खड़े हो जाएं। अब उनके लिए दुआ करें। उस पर उन्होंने किताब भी लिखी है, तो हम चाहेंगे, कलम के इतने जिम्मेदार हैं, NCPL ने उसको छापा भी है, तो हम चाहेंगे कि हम लोग उस किताब को खरीद करके जितने भी लोग हैं आपके से जुड़े हुए लोग उनको अनुरोध दें, ताकि उर्दू स्क्रिप्ट हम लोग सीखें। गोपीचंद नारंग को अगर पढ़ना है, समझना है, तो उनकी लिखी हुई किताब उनको ज़रूर पढ़ना चाहिए। और हम लोग इंशाअल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे अब किताब अब तक पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। नूर आदम साहब, आज की हमारी अतिथि हैं रश्मि भारद्वाज, आपको मंच पर आमंत्रित करते हैं। अनुवादक हैं, इन्होंने हिंदी साहित्य में MPhil PhD और भारतीय विद्या भवन नई दिल्ली से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वेब मैगजीन मेराकी पत्रिका का संपादन कर रही हैं, जिसके द्वारा समय समय पर महत्वपूर्ण एवं वैचारिक साहित्यिक कार्यक्रमों का आयोजन कर रही हैं, और साथ ही नए रचनाकारों को मंच देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इनकी कई कविता संग्रह और उपन्यास प्रकाशित हुई हैं, जैसे कि कविता संग्रह एक अतिरिक्त मैंने अपनी माँ को जन्म दिया और वह साल 42 था। साहित्य अकादमी, रजा फाउंडेशन, हिंदी अकादमी, ज्ञानपीठ, भारत भवन, नीलांबर कोलकाता, मुक्तांगन, अमृता शेरगिल कल्चरल फाउंडेशन, बुडापेस्ट आदि प्रतिष्ठित साहित्यिक मंचों पर इनकी भागीदारी रही है। इन्हें कई पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। ज्ञानपीठ
2016 में ज्ञानपीठ नवलेखन अनुशंसा पुरस्कार, शिवना 2020 में शिवना अंतर्राष्ट्रीय कविता पुरस्कार, सूरज प्रकाश मारवाहा साहित्य रत्न सम्मान, पाखी पत्रिका द्वारा शब्द साधक सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। इससे बातचीत कर रही हैं अमिता पांडे, आपको मंच पर आमंत्रित करते हैं। और शिक्षा के उपरांत एक दशक से ऊपर अध्यापन किया। प्रोफेशनल डिससैटिस्फैक्शन की वजह से नौकरी छोड़ दी और प्रकाशन की दुनिया में कदम रखा। संप्रति सेतु प्रकाशन समूह की प्रबंध निदेशक हैं। अब तक 2 पुस्तकें प्रकाशित हैं और महिला लेखन के इतिहास पर गंभीर कार्य कर रही हैं। अब आप दोनों से अनुरोध है कि इस वार्तालाप को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। और प्रभा खेतान फाउंडेशन और कलम की इस कड़ी के सभी आयोजकों का मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि हमें मौका दिया गया। मुझे और रश्मि की ओर से ही मैं ये मौका ले रही हूँ कि मैं ये कहूँ। वैसे रश्मि से बातचीत करना हमेशा सुखकर होता है, पर अभी इस वक्त यहाँ बैठकर बात करना शायद और सुखकर होगा, क्योंकि आप सबके साथ ही बातचीत होने से इसमें एक प्रयोजन जुड़ जाएगा। वैसे हम दोनों का परिचय यहाँ दिया गया है, पर रश्मि के परिचय में मैं कुछ अनौपचारिक सी बात जोड़ दूँ। मैंने पहले कहा भी यहाँ बातचीत शुरू होने से पहले कि मैं एक कन्फेशन करना चाहूँगी, जो मैंने रश्मि से भी कभी नहीं कहा, कि रश्मि की आवाज़ मुझे बड़ी प्रिय है। और इसका कारण है कि एक अजीब सी मिठास घुल जाती है आपके, मतलब वो मिठास उनसे पास होकर आप तक पहुँचती है, और वो मिठास उनके व्यक्तित्व का हिस्सा है। दरअसल वो उनकी आवाज़ नहीं है, ये इनके व्यक्तित्व का हिस्सा है। एक और मिठास, और जितनी मिठास उतना ही मजबूत व्यक्तित्व एक साथ, मतलब विरल होता है। ऐसा बहुत विरल होता है, इतनी मिठास घोलने वाला व्यक्ति आपको उतना मजबूत दिखे, काफ़ी सशक्त, दृढ़, अपने इरादों की पक्की, अपने शर्तों पे जीने वाली, व्यक्तिगत सामाजिक कोई भी मुद्दा हो, इनका वक्तव्य, इनकी बातें एकदम साफ होती हैं और आप उसके साथ रह सकते हैं, उस वक्तव्य के साथ आप खड़े हो सकते हैं। इसको मैं काफ़ी सालों से लगातार महसूस कर रही हूँ। कहने का अवसर शायद आज पहला है। तो मेरा मानना है कि यहीं से हम शायद अपनी बातचीत शुरू भी कर पाएंगे कि मजबूती, ऐसी मजबूती व्यक्तित्व की एक दिन में नहीं बनती, जहाँ तक मेरा मानना है, हम महिलाओं के लिए खासकर, और अगर मध्य वर्ग में पली बढ़ी लड़की है, स्त्री है, तो और कि ये मजबूती साधना बहुत मुश्किल है। बहुत से ऐसे पल रहे होंगे जीवन में जो कमज़ोर होंगे, जहाँ निर्णय लेना पड़ा होगा, जहाँ अपने लिए स्टैंड लेना होगा, कुछ सुखकर पल भी होंगे, कहीं कष्ट भी हुआ होगा। जहाँ तक मैं जानती हूँ, मुजफ्फरपुर कोई ऐसा बड़ा शहर नहीं है, मेट्रो नहीं है, और 90s में बड़ी होती हुई लड़की, तो अपने लिए निर्णय लेना, पत्रकारिता में जाना, शिक्षण, मुझे लगता है शिक्षण कर्म, पत्रकारिता, संपादन, अनुवाद, आप नाम गिनाइए रश्मि ने क्या नहीं किया, और जो किया क्या बेहतरीन किया। हर जगह हम इनको देख सकते हैं। आप ये नहीं, मैं नहीं कहूँगी कि वो नंबर 1 पर होंगी या कहाँ होंगी, कहाँ स्टैंड करेंगी, पर अपनी छाप जरूर ये हर जगह छोड़ जाती हैं। तो इस मजबूत स्त्री के बनने की अपनी जो यात्रा है, मैं चाहूँगी कि हम सभी के साथ आप वो साझा करें, क्योंकि ये बात हम सबकी बात होगी। एक स्त्री की ये यात्रा हम सबकी यात्रा है, और शायद आगे आने वालों को भी कुछ जरूर देगी। तो सबसे पहले आप वहीं से शुरू करें। स्त्री जब ऐसा कह रही है तो बहुत अच्छा भी लगता है, और सच में लगता है लॉन्ग लिव सिस्टरहुड। सबसे पहले तो प्रभा खेतान फाउंडेशन का बहुत शुक्रिया। आज ही पटना में दूसरा मौका है जो मैं अपनी धरती पर अपनी बात कहने आ पाई हूँ। आयाम में एक बार उषा किरण खान जी के सौजन्य से ये मौका मिला था। आज अन्विता प्रधान, आराधना प्रधान जी ने ये अवसर दिया, और आज का दिन मेरे लिए बहुत ख़ास इसलिए भी है कि आज ऑडियंस में मेरे पिताजी बैठे हुए हैं, मेरी बहन बैठी हुई है, मेरी टीचर, मेंटोर, चाइल्डहुड टीचर सुजाता शर्मा जी बैठी हुई हैं, और मेरे बहुत बहुत प्रिय साहित्यकार उषा किरण खान जी, आलोक धनवा जी, अरुण कमल जी, इन सब के सामने अपनी बात कहना, तो मुझे लग रहा है कि मैं पता नहीं क्या जो भी बोलूँगी धृष्टता ही लगेगा कि
बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही हूँ, क्योंकि यह तो यात्रा अभी शुरू ही हुई है। आप लोगों को देखकर सीखना है कि और कहाँ तक जाना है, और बस बने रहना है इस यात्रा में। और जो आपने मजबूती की बात कही, तो जैसा कि आपने कहा कि अपना चयन था, और मैं तो ये नहीं कहूँगी कि किसी भी व्यक्ति के लिए जीवन का अपना चयन हो पाना आसान नहीं होता, और हमेशा जीवन अपनी शर्तों पे नहीं मिलता, अपने चयन में नहीं मिलता। कई बार आपके चयन, आपके चॉइसेस गलत भी हो जाते हैं और उसका खामियाजा भी आपको भुगतना पड़ता है। लेकिन इसके बावजूद मुझे लगता है कि एक जिज्ञासा आगे बढ़ते जाने की वो ज़रूरी है, और अपने चयन के साथ खड़े होने की, चाहे वो गलत भी क्यों ना रहा हो, या अगर आपको ये भी क्यों ना लग रहा हो। एक हमारी कविता है ना कि टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन आउट, एक जंगल से दो रास्ते जा रहे थे और जो मैंने दूसरा चुना और इसी से सारा फर्क पड़ा। तो अब मैं नहीं जानती कि ये गलत था, सही था, जो भी मार्ग मैंने चुना लेखन का, पत्रकारिता का, शायद प्रोडक्टिव रूप में कहूँ तो बहुत सफल नहीं है, अर्थ की दृष्टि से कहूँ तो बहुत सफल नहीं है, लेकिन आज जहाँ हूँ, जो कर रही हूँ उसमें खुश हूँ, और ये मेरे लिए एकमात्र मेरी सफलता है कि मैं एटलीस्ट खुश हूँ जो मैं कर रही हूँ, मैं लिख पा रही हूँ। क्योंकि बहुत क्लिशे बात हो जाएगी अगर ये कहूँ कि नहीं लिखूँगी तो कुछ बदल जाएगा, लेकिन वास्तव में 2-3 साल ऐसे भी रहे जीवन में जब नहीं लिख पा रही थी। पढ़ना लगातार रहा, लेकिन लिखना थोड़ा सा बीच में अवरोध में आया, तो सच में जीना इतना आसान नहीं था। तो सच पूछिए तो लिखना और पढ़ना ये जीवन के हर चैलेंजेस को झेलने की ताकत दे देता है, आगे बढ़ने की हिम्मत दे देता है, और रास्ता आसान नहीं होता है, पर मुझे लगता है यात्रा में बने रहना ज़रूरी है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। यात्रा में बने रहना जरूरी है। 2 बातें और खास कि हम जो निर्णय लेंगे उस पर टिकेंगे, वो सही होगा या गलत होगा हमारा निर्णय होगा। कि मैं निर्णय कर सकती हूँ और उस पर टिकी रह सकती हूँ, उसके खामियाजों को भुगतने के लिए मैं तैयार हूँ। मेरे पीछे मेरे पिता, मेरा भाई, मेरा पति, मेरा या कोई भी वो हो, पर मेरा निर्णय है और मुझे उसके साथ टिकना है। मुझे लगता है ये अहम है और हमें इसे अप्रिशिएट करना चाहिए। दूसरी जो ज़रूरी बात है जो इसी से निकल कर आ रही है, लिखने की बात, तो लेखन आप तक पहुंचा या आप लेखन तक? साथ ही आया। बहुत छुटपन में मेरे नाना जी स्कॉलर थे, लिखते भी थे, साइकोलॉजी के थे, तो उनके पास ही बहुत बचपन वहीं बीता। और एक कहते हैं ना कि जैसे बचपन में दीक्षा हो जाती है, सब घर में पढ़ने वाले लोग थे, खूब पढ़ते थे, उपन्यास खूब आते थे उनके, 1-2 रुपए के, वहीं से शुरू हुआ। फिर स्कूल भी जहाँ गई, जैसा मैंने बताया, सुजाता शर्मा जी, बड़ी रिच लाइब्रेरी हमें मिली हिंदी की। अगर मैं किसी अंग्रेजी माध्यम के मुजफ्फरपुर के स्कूल में पढ़ती तो शायद वो लाइब्रेरी मुझे नहीं मिलती। तो माहौल भी होता है, और ये आसपास के लोग भी कई बार आपको ऐसे मिल जाते हैं जो आपको बता देते हैं कि शायद ये कर सकते हैं आप, ये आप में है। ये इसके लिए मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे बताया गया कि यू कैन डू दिस। मैं बिहार में पली बढ़ी नहीं हूँ, मैं बिहारी हूँ पर बिहार में पली बढ़ी नहीं हूँ। अपने पति से, इनसे, औरों से भी बार बार मुझे जानने को मिलता है कि स्कूलों में यहाँ लिटरेचर को लेकर, साहित्य को लेकर एक अच्छी ट्रेनिंग है। अब विगत 10 वर्षों में क्या हो रहा है ये बताना तो मुश्किल है, लेकिन हमारी पीढ़ी तक ये था, और शायद ऐसे मेंटर्स थे घरों में भी और आपके विद्यालयों में भी, जो आपको ये बता रहे थे कि साहित्य कैसे जीवन बदल सकता है, आप साहित्य तक पहुंचकर क्या क्या कर सकते हैं। तो साधुवाद है उन शिक्षकों को, उस परिवेश को और उन लोगों को जो आपको यहाँ तक लाए और क्या खूब लेकर आए। तो रश्मि, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा था कि ये लिखते पढ़ते लेखक ही बन जाएगी। ये बहुत बड़ा जोड़ था उनके लिए कि तो लेखक और पत्रकार बनने ही निकल ली। जब तक सब शौक में था, अच्छा था, हॉबी रहे, करियर नहीं बनना चाहिए। प्रथमतः आपकी जो छवि है, जो पहचान है, वो कवित्री की है। एक अतिरिक्त मैंने अपनी माँ को जन्म दिया है। नाम ही बड़े अर्थवान हैं, मूल्यवान भी हैं और बहुत ज़्यादा कुछ अपने भीतर समेटते हैं। अतिरिक्त होने का बोध क्या होता है, कैसा होता है, उसको महसूस करना, उसके राजनीतिक सामाजिक आयामों को, उसके ध्वन्यार्थों को समझना, शायद हम सब समझते हैं उसको, यहाँ तो हम नहीं डिफाइन करेंगे। और शायद कविता का काम ही उसके साथ खड़ा होना है, स्टैंड करना है। कवि का काम ही शायद उस अतिरिक्त के साथ
उसका स्टैंड लेना है। तो और अब मैं देख रही हूँ कि हमारे इर्द गिर्द ये इंस्टाग्राम कविता और लाइक और शेयर और कविता इस तरह से चल रही है, तो ऐसे में कविता की अर्थवत्ता एक कवि के रूप में आपके लिए क्या होगी? फिर ये सवाल ये दो इतने महान कवियों के सामने, अरुण कमल जी और आलोक धनवा के सामने कविता पे तो क्या ही बोलूं। फिर भी मुझे लगता है अमिता जी, इसे हमें पॉजिटिव लेना चाहिए, क्योंकि कविता, जितना लोग कविता से हाय तौबा कर रहे हैं उतने ही लोग कविता पढ़ रहे हैं। ये यहाँ सत्यम बैठा हुआ है, ये यहाँ महेश बैठे हुए हैं, एकदम नए लड़के हैं, यंग, ये कुछ भी कर सकते हैं, इनके सामने पूरी दुनिया खुली हुई है। लेकिन ये क्या कर रहे हैं? ये नए नए पेजेस बना रहे हैं, ब्लॉग वेबसाइट्स बना रहे हैं, और ये पोस्टर्स बना रहे हैं, किताबों पे लिख रहे हैं, कवियों से साक्षात्कार कर रहे हैं। तो जिस देश में जहाँ इतनी हिंसा है, इतनी घृणाएं हैं, और उसको बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम सब जानते हैं। मुझे लगता है अगर हर कोई कविता पढ़ने लगे तो जीवन थोड़ा आसान हो जाएगा। और इंस्टाग्राम पे जो नई पीढ़ी आई है वो पोस्टर्स से जुड़ती है, उस पर बहुत लोग बहुत कंप्लेन भी करते हैं कि पोस्टर्स बना के कविताओं को बहुत बाजार की चीज़ बना दिया। लेकिन बाजार में कविता आई है और पूरे ठाट से आई है, तो ये तो मुझे लगता है कि बहुत सुखद है। और एक और बात, अतिरिक्त की बात करें, स्त्रियां तो बहुत ही अतिरिक्त हैं, समाज में भी अतिरिक्त है, और लेखन में इतने सालों के बाद भी स्त्रियों को अतिरिक्त ही माना जाता है। शो पीस, मंचों से लेकर किताबों से लेकर वैचारिक गोष्ठियों तक औरतों को शोपीस की तरह यूज़ करते हैं, उनसे वैचारिकी की उम्मीद नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है अब सोशल मीडिया के आने के बाद आप स्त्रियों को इग्नोर नहीं कर सकते, आप उन्हें अतिरिक्त बनाकर नहीं रख सकते। आप उन्हें पत्रिका में नहीं छापेंगे, वो अपने ब्लॉग पे लिख देंगी, वो अपने पेज पे लिख देंगी, वो अपनी बात कह देंगी, उन्हें पढ़ा जाएगा, और आप चाहे उन्हें सराहें भी नहीं, मन ही मन मानेंगे कि वो कहीं से भी कमतर नहीं है। तो ये मुझे लगता है ये सुखकर है, बस इसको हमें एक पावरफुल टूल की तरह यूज़ करना चाहिए, और इस पे हमें थोड़ा सा चौकस रहना चाहिए कि हम जो करें पूरी सावधानी से, जिम्मेदारी से करें। कोई भी बदलाव जो भी हमारे जीवन में आएगा उसके सकारात्मक नकारात्मक पक्ष दोनों होंगे। ये हम पर और हम जो समूह बनाएंगे, जो समाज बनाएंगे, उस पर है कि वो उसको कैसे लेगा। तो इंस्टाग्राम भी शायद यही है, और कविता के बदलने का वक्त है, वो उसको कैसे इस्तेमाल करेगी ये तो भविष्य तय करेगा। पर अभी हम सब उससे, जैसे खासकर मैं थोड़ा हिचकती हूँ, मुझे लगता है कि कहाँ जाएंगे। आपने महिलाओं की बात की, आपका दूसरा संग्रह, नाम मेरा बहुत बेहद प्रिय नाम है, मैंने अपनी माँ को जन्म दिया है। कबीर की उलट बासी याद आती है कि बरसे कंबल भीजे पानी, कुछ वैसा सा कि माँ को जन्म देना चौंका सकता है, लेकिन एक विशेष सर्कल है हम महिलाओं के लिए जिससे बाहर हम शायद अभी तक तो नहीं ही निकली हैं, निकल रही हैं, पर कब निकलेंगी। माँ के साथ जो नोशंस थे, जो भी प्रक्रियाएं थी, जो विचार थे, वो हम तक और हमसे हमारी बेटियों तक स्वतः कैसे पहुंच गए हमें नहीं पता। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, प्रश्न तक तो हम पहुंचेंगे ही, कि हम माहवारी के दिनों में हमारी माँओं ने हमें सिखाया कि अचार नहीं छूना। बहुत छोटी सी बात है, लेकिन हम जब बड़े हुए तो जब तक माँ की नज़र थी तब तक तो उसको माना, डर से ही माना, और शायद हमारी बेटी होती तो पता नहीं उसे हम सिखाते या नहीं सिखाते। लेकिन आज भी जब मैं अचार छूती हूँ, अगर उन दिनों में छूती हूँ, छूंगी ज़रूर, ये तो मेरा मतलब विरोध है, विद्रोह है जो कहने से, पर याद वो ज़रूर आता है कि माँ ने कहा था कि मत छूना। वो शायद हमारे बाद ही कब जाएगा वो, तो ये विशेष सर्कल टूटता नहीं है। और माँ को जन्म दिया है मैंने, वो कविता मुझे ज़रूर याद आती है जब मैं छूती हूँ, जब वो कविता मुझे ज़रूर याद आएगी। तो 75 साल आज़ादी के, इतने नारे, इतने वादे, इतने बदलाव, हम बदले भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बदले हैं, पर इस पूरी प्रक्रिया में स्त्री विमर्श, स्त्री कहाँ आपकी नज़र से? अभी अबॉर्शन पर भी बहस चल रही है। मुझे लगता है माँ बनना सिर्फ जन्म देना नहीं होता है अमिता जी, और स्त्री विमर्श की भी हम इतनी बातें करते हैं, इतने सालों से पढ़ते गुनते और खुद सोचते विचारते, जब खुद माँ की पोजीशन पे हो, तो मुझे लगता है कि हमें पुरुष तो नहीं बनना है। एंड सबसे बड़ी बात है कि वी आर प्राउड ऑफ व्हाट वी आर। हम अपने स्त्री होने पर बहुत गौरवान्वित हैं,
और आप इसे मानो, कंडीशनिंग मानो, आप इसे अनुवांशिकी मानो, आप कुछ भी मानो, लेकिन मुझे लगता है कि स्त्रियां अलग हैं प्रकृति में। कुछ उनके अंदर आवाज़ अलग है, गुण अलग हैं, सौंदर्य है उनके अंदर, स्वभाव में भी सौंदर्य है, करुणा है। और हम सब तो कवि हैं, कविताएं लिखते हैं। कविताओं का उद्देश्य क्या है? मनुष्य बनाना, करुणा की बात करना, मानवता की बात करना। तो स्त्रियां अपने ये गुण क्यों छोड़ें? स्त्रियों में ये गुण है, वो माँ बन सकती हैं, वो बिना जन्म दिए भी किसी को पाल सकती हैं, सहेज सकती हैं, परिवार को संभाल सकती हैं और इसके साथ साथ खुद का भी अस्तित्व कर सकती हैं। तो बहुत शक्तिशाली है औरत होना और हमें ये बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए किसी भी तरह से। और हमें ये जब कंडीशनिंग की हम बात करते हैं ना, मुझे रेडिकल फेमिनिज्म पर भी मैं अभी नहीं जाऊंगी क्योंकि बहुत अलग तरह की बातें फिर यहाँ पर आएंगी। लेकिन बात यह है कि हमारा लक्ष्य क्या है, अंततः हम क्या चाहते हैं। हमें परिवार भी चाहिए, हमें समाज भी चाहिए, हमें रिश्ते भी चाहिए। और एक ऐसा समाज तो हमें नहीं चाहिए जहाँ स्त्रियों का शासन हो। हमें कोई मातृसत्ता तो पितृसत्ता के बदले नहीं चाहिए और ना ही हमें एक ऐसी पृथ्वी चाहिए जहाँ सिर्फ स्त्रियाँ हों। तो को एग्जिस्टेंस सबसे बड़ी बात है, हमें ये सीखना होगा। को एग्जिस्टेंस और संवाद, पुरुष और स्त्री के बीच लगातार संवाद हो। पुरुष भी बदल रहे हैं, ये हम और आप सब देख रहे हैं। यहाँ भी इतने 50-60% पुरुष दो स्त्रियों को सुनने आए हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और इतने वरिष्ठ लोग भी हमें सुनने आए हैं। तो आपको सुना जा रहा है। मैं ये नहीं कह रही कि हमें रियायत मिल रही है या मोहलत मिल रही है, ये हमने खुद अचीव की है कि हमें सुना जा रहा है। तो हमें देखना है कि हमें चाहिए क्या और हमारा लक्ष्य क्या है, और एक अराजक स्वतंत्रता या अपना अस्तित्व इस पृथ्वी पे। और जो कुछ गुण हैं, जो कुछ चीज़ें हमें बचानी, हम इको फेमिनिज्म की बात करते हैं, ये बार बार आज बात उठती है दोबारा कि सहेजने की बात, कविताओं में बचाने की बात। तो सबसे पहले हमें अपना स्त्री होना भी बचाना है। ऐसी ही जवाब की शायद मैं उम्मीद भी कर रही थी। मुझे कोई रेडिकल फेमिनिज्म कभी भी इनके लिटरेचर में कहीं नहीं दिखा। ये स्टैंड लेती हैं और एक जब मतलब इनके लिए स्त्री विमर्श मनुष्यता को बचाए रखना, मनुष्यता, मानवता, उसके जितने भी मूल्य हो सकते हैं, मुझे लगता है ये उनके लिए ही लड़ती हैं। उसमें स्त्री जहाँ जहाँ होगी वहाँ वहाँ ये दिखेंगी। एक जो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, आपके पूरे लिटरेचर की बात करें, क्योंकि अब आप सिर्फ कवित्री नहीं हैं, अभी तक हम कविताएं कह रहे हैं यहाँ। कवित्री होने के साथ साथ आप गद्यकार भी हैं, उपन्यासकार हैं और सफल उपन्यासकार हैं। इनका पहला ही उपन्यास जिस धमक के साथ आया है तो वो स्थापित तो कर ही देता है कि अब आप कम से कम सफल गद्यकार तो हैं ही। आपकी कविताओं और आपके गद्य को सब जब मैं पैरेलल साथ रख के देखती हूँ तो एक एलिमेंट जो दोनों में कॉमन है वो है प्रेम। बहुत सारे प्रेम के शेड्स, बहुत सारी बातें प्रेम से जुड़ी, बहुत सारी बातें साहचर्य से, जीवन साथी से या उससे जुड़ी आपकी कविताओं में भी हैं और फिर आपके इस गद्य में भी। प्रेम के इतने शेड्स क्यों? स्त्रियों के जीवन में प्रेम सबसे कम है, इसलिए सबसे ज़्यादा वो प्रेम ही लिखती है। मुझे नहीं लगता, मैंने बहुत शुद्ध प्रेम कविताएं लिखी हैं। इधर कुछ कोशिश की है जो नए संग्रह में आप छाप दीजिएगा। लेकिन प्रेम में जो जटिलताएं हैं, जब हम प्रेम करते हुए तो मनुष्य नहीं रह पाते, स्त्री हो जाते हैं, पुरुष हो जाते हैं, दंभ हो जाते हैं, अहंकार हो जाते हैं, प्रतियोगिता हो जाते हैं। तो उन सब के बीच जो आकांक्षाएं टूटती हैं, जो स्वप्न भंग होते हैं, जो हृदय भंग होते हैं, वो कविताओं के शेड्स में आते हैं। क्योंकि अक्सर प्रेम करते हुए मुझे लगा कि मुझे एक स्त्री की तरह रिड्यूस कर दिया गया, मेरा मन नहीं देखा गया, मुझे मनुष्य नहीं समझा गया। तो वो बार बार कविताओं में आता है। बिल्कुल। प्रेम करने के लिए शायद ये सबसे विकट समय है। प्रेम के लिहाज से देखें तो इससे विकटतम समय शायद मनुष्य ने पहले कभी नहीं देखा होगा, जहाँ प्रेम के एक सामान्य से काम के लिए या क्रिया के लिए मनुष्य की लिंचिंग हो सकती है। इस लिंचिंग के युग में हम प्रेम पर बात करें और टिके रहें उस पर, ये बहुत ही धैर्य का काम है और इसके लिए आपको सराहा जाना चाहिए। जिस तरीके से आपके उपन्यास में रूप और रुद्र के प्रेम को दिखाया गया, सन 42 में
जो क्रिया उनके लिए एक सामान्य क्रिया थी, आज हमारे देश में उसके लिए एक कपल को, एक जोड़े को पीट कर अधमरा कर दिया जाए। तो ये बहुत ही मूल्यवान बात है कि ये हिम्मत सन 42 में, और वो भी बिहार और बेगूसराय और गोदरवा जैसे जिले जगह पर आप जाकर दिखा पाई हैं। तो आपके यहाँ जो प्रेम के जो रूप आया है इस उपन्यास में, खासकर हम उपन्यास की थोड़ी बात करें तो वो स्थूल नहीं है, काफी परिपक्व है और दार्शनिकता का एक आवरण ओढ़ कर ये प्रेम आता है। वो सारे चरित्र प्रेम की पूर्णता, प्रेम या प्रेम के साथ साहचर्य पाने के लिए या साथी, जीवन साथी पाने के लिए प्रेम नहीं कर रहे, प्रेम कर लेना ही शायद उनकी पूर्णता है। तो ये इन चरित्रों की या कथानक की अनिवार्यता थी कथा को इस डायमेंशन पर ले जाना, या ये विचारधारा है जिसे रश्मि स्थापित कर रही हैं? एक शब्द बार बार आया है उसमें, जो आज़ादी के भी संदर्भ में आया है 1942 के, मुक्ति। हाँ, बिल्कुल। ये बार बार शब्द आया है। एक शब्द में अगर मैं प्रेम को कहूँ तो प्रेम मुक्ति है। जो प्रेम आपको बांध दे, जो प्रेम आपके पैरों में अवरोध बन जाए, जो आपको रोक दे, जो आपको बदल देना चाहे, वो प्रेम नहीं हो सकता। तो मुझे लगता है कि जब हम किसी से प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, तो हम अधिकार भी करते हैं, लेकिन हम उसे मुक्त भी नहीं करते हैं, और हमें करना चाहिए अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो वो जो प्रेम होता है उसे मुझे नहीं लगता कि किसी पूर्णता की ज़रूरत है। विवाह की तो बिल्कुल भी नहीं। विवाह संस्था को मैं ये नहीं कहूँगी कि उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसमें बहुत कमियाँ हैं। उसमें एक पति है, एक पत्नी है, ये भी उपन्यास में जिक्र आया है बार बार। एक घर भी होता है, बच्चे भी होते हैं, बस प्रेम ही कई बार नहीं होता है। पत्र है जो वो लिखता है, उसका कुछ उसमें कई बार प्रेम ही नहीं हो जाता। जिम्मेदारी होती है, दायित्व होता है, निभाए जाना होता है, और प्रेम ही चुपचाप वहाँ से खत्म हो जाता है। तो विवाह संस्था तक अगर हम प्रेम को ले जाते हैं, जो कि जिसकी कहीं ना कहीं हल्के स्वर में खिलाफत ही करता है मेरा उपन्यास, कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आप प्रेम करें तो आप साथ में रहें। ये भी कहता है कि ज़रूरी नहीं है कि प्रेम किया तो उसकी पूर्णता विवाह में होती है, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि दो लोग दो अलग रिश्तों में भी रह के एक दूसरे से प्रेम नहीं कर सकते हैं। उपन्यास में यह बात भी आती है। तो अगर विवाह तक जाता है वो प्रेम, तो विवाह संस्था को अपने अंदर बहुत बदलाव की ज़रूरत है। और ख़ास करके चूँकि स्त्रियां तो बहुत सारा प्रेम लेकर जाती ही हैं, बहुत कुछ छोड़ कर जाती हैं एक जगह से। अभी तक तो ऐसा ही आ रहा है कि एक जगह से पूरी तरह से उखड़ कर अपना टाइटल, अपना घर परिवार सब छोड़ कर एक नए रिश्ते में जाती हैं, और पूरी संपूर्णता से जाती हैं एक स्त्री होने के नाते, और अपने आसपास की स्त्रियों को देखने के नाते भी मैं कह सकती हूँ कि एक स्त्री 100% लेकर एक रिश्ते में, एक प्रेम में जाती है। तो कमी कहाँ है? कमी सत्ता में है, घर के ढांचे में है, व्यवस्था में है, और वो जो पुरुष जिसको हमने गढ़ दिया है, हम ही तो माएँ हैं, हम ही तो गढ़ रही हैं ऐसे पुरुष, वो जो हमने गढ़ दिया है पुरुष, उसमें कमी है। तो शायद स्त्रियाँ, उसको ज़रूरत है कि वो बदले और मुक्ति दे और जीने का स्पेस दे। 3 पीढ़ियां हैं स्त्री की इस उपन्यास में, रूप से अनाहिता तक। तीनों के अपने संघर्ष हैं, तीनों का अपना जो भी उनके आगे आता है उससे लड़ने के अपने तरीके हैं, और तीनों लड़ती हैं, ऐसा नहीं है, भुगती भी हैं और लड़ती भी हैं, उसके में से उपाय भी निकालती हैं। अनाहित रूप से यहाँ तक पहुँचना, अनाहिता तक पहुँचना, क्या स्त्री विमर्श का शिफ्ट है? देखिए, जो रूप है बहुत बहुत मुक्त स्त्री है। उस समय जब हम 40-42 की बात कर रहे हैं, 1940-42, तो अपने हिसाब से बहुत मुक्त है, लेकिन उसने, मैं बीच में टोकूंगी, गाँव में हमने अपनी दादियों को इतना ही मुक्त देखा। बिल्कुल, हो सकता है कि उनकी शादियां 8 या 9 साल की उम्र में हो गई हों, पर उनका ठठा कर हंसना, उनका मजाक, उनका अपने देवरों के साथ संबंध हम कल्पना नहीं कर सकते। और बहुत स्ट्रॉन्ग रही हैं वो। उन्होंने जो किया है पूरे ठसक के साथ किया है। और मेरी यहाँ जो रूप कैरेक्टर है वो तो बहुत साहित्यिक भी है, उसका तो रुझान है, उसकी वैसी मेंटरिंग हो रही है कि वो पढ़ रही है, लिख रही है, समझ रही है आज़ादी को, साहित्य को। लेकिन जो आप दादी नानी की बात कर रही हैं, उन्होंने एक अपनी शर्तों पर जीवन जिया, और
आज जब हम लोग इतना बोल पा रहे हैं, तीसरी पीढ़ी भी, तो कहीं ना कहीं योगदान वहीं जाता है कि उन्होंने इसकी शुरुआत की, हमारे लिए रास्ते बनाए, हमारी माँओं ने हमारे अपने हिसाब से किया। जो अनाहिता की पीढ़ी है, जो आपकी नई पीढ़ी आती है, मिलेनियल्स की जो पीढ़ी आती है, आप देखिएगा वहाँ बहुत टूटन दिखेगी आपको। वो उसके रिश्तों में ठहराव नहीं है, क्योंकि वो बहुत मुक्त स्त्री है। वो उसको अपने लिए, उसको पता है उसे क्या चाहिए, उसे कला चाहिए, उसे अपने शर्तों का जीवन चाहिए। क्या इसका कारण अपनी माँ को अपने कलाकार जीवन, अपने पहले की जो पीढ़ी की स्त्रियां देखी हैं, उसने उन्हें कॉम्प्रोमाइज़ करते देखा है। उसने ये देखा है कि बहुत मजबूत स्त्रियां होने के बाद भी एक सीमा पर जाकर उन्होंने त्याग छोड़ा परिवार के लिए, अपना करियर का कहना है कि मैं प्रेम के नाम पर या रिश्ते के नाम पर अपने लिए कुछ भी नहीं बदलूंगी। ये अनाहिता की पीढ़ी है, नई पीढ़ी, और अभी मिलेनियल्स के बाद जो नई और पीढ़ी आ गई है वो इससे भी ज़्यादा दृढ़ प्रतिज्ञ है। तो अब मुश्किल यहाँ है कि आप इन स्त्रियों, इन नई लड़कियों के लिए कितना खुद को बदल रहे हैं, समाज कितना इनके लिए खुद को बदल रहा है, नहीं बदल रहा है। तो उससे कहीं ना कहीं ना वो सेल्फ मेड सी जो लड़की दिख रही है, वो उसकी व्यक्तिगत चेतना है, वो व्यक्तिगत रूप से ऐसी है, पर वो हमारी सामूहिक चेतना तो नहीं बन पा रही है। वो एक तरह से वो विद्रोही है, वो समाज भंजक है, वो नियम भंजक है। लेकिन वो क्या कर रही है? वो तो बस अपने हिस्से का एक आकाश मांग रही है। वो तो अपनी मर्जी से जीना चाहती है, वो कुछ गलत नहीं कर रही है। वो आप पुरुष जो जीवन भर करते आए हैं, मैं यहाँ स्त्री बनाम पुरुष नहीं कर रही हूँ, लेकिन वो हो ही जाएगा ऑटोमेटिकली। क्योंकि आप देखिए कि हमारी तो परंपरा है, यहाँ उषा किरण खान जी बैठी हुई हैं, श्री राम से लेकर गौतम बुद्ध तक स्त्रियों के त्याग की परंपरा है हमारे देश में। लेकिन स्त्रियां क्या करती हैं? उनको त्याग की, वो अपनी मर्जी का जीवन नहीं दे सकती। उन्हें परिवार देखना है, पहले उन्हें प्रेम करना है, बच्चों को सहेजना है। क्या हो अगर कोई स्त्री विवाह ना करना चाहे, वो कलाकार बनना चाहे, वो लेखिका बनना चाहे, पत्रकार बनना चाहे, भी भूचाल आ जाएगा परिवार। बिल्कुल, समाज उसको अनुमति नहीं देगा। तो अनाहिता के जीवन में जो अवसाद है, जो टूटन है, जहाँ से उपन्यास शुरू होता है, वो इस वजह से है कि वह बस सिर्फ अपनी कला, अपने पैशन के साथ जीना चाहती है, और उसके जो रिश्ते हैं, जो प्रेम है, वो इसलिए नहीं टिक पाता क्योंकि प्रेम में वो चाहता है कि वो सर्वस्व मिल जाए और अपने पैशन को भी साइड कर दे। और शायद पूरे उपन्यास में जो इंतजार का एक तत्व लगातार चल रहा है, उसके पीछे ये एक वजह, इसके बावजूद वो कलाकार है, स्त्री है, तो इंतजार है उसे प्रेम का कि शायद कभी तो कोई आएगा जो उसे समझ सकेगा। और प्रेम के माध्यम से कहीं ना कहीं ये इंसान की अपनी पूर्णता, अपने आप को खोजने की तलाश से भी जाकर एक वो दार्शनिक स्तर पर ये जुड़ जाता है। बात यहाँ ये है कि इस सिचुएशन को मैं बहुत आइडियल सिचुएशन नहीं कह रही हूँ, जहाँ पे एक स्त्री अपने स्पेस खोजने के चक्कर में बहुत विद्रोही हो गई है। उससे जो चीज़ें उसको बहुत आसानी से मिल जानी चाहिए, परिवार, रिश्ते, प्रेम, वो उसे नहीं मिल पा रहे हैं। तो आप देखिए कि ये बिल्कुल आदर्श स्थिति नहीं है, और हर व्यक्ति अपने जीवन में स्थायित्व चाहता है, रिश्ते चाहता है, प्रेम चाहता है। तो अनाहिता के संघर्ष को आप इस तरह समझिए कि वो स्त्री तो है ही, उसे अपने जीवन में वो सब कुछ भी चाहिए जो उसका अधिकार है, लेकिन उसको अपने टर्म्स पर चाहिए। और फिर वो खोज शुरू होती है, जो वो दादी की जीवन, दादी के प्रेम में अपने आप को खोजना कहीं शुरू कर देती है। एक हल्का सा सवाल कि मुझे जितनी प्रेम कहानियाँ याद हैं, जितनी भी जिनको मैं याद रख सकती हूँ, सब ट्रेजिक ही हैं। तो ऐसा क्या रचनाकारों के लिए करना मजबूरी है? नहीं, वैसे तो शेक्सपियर मेरे बहुत प्रिय है, ट्रेजिक, लेकिन मुझे लगता है कि लाइफ ही ट्रेजिक है, और जितनी खूबसूरती ट्रेजेडी में है उतनी किसी और चीज़ में नहीं है। ये सायास तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि प्रेम, वो क्या ही प्रेम है जो पूर्णता को प्राप्त हो जाए, थोड़ा अधूरा के मायने भी बदल जाते रहे, मिलने की प्रतीक्षा रहे, तो जो उसका जो आनंद है वो मिला देने में नहीं है। तो ये यानी साजिश माने हम इसे लेखकों की कि वो ट्रेजेडी पे ले जाकर? नहीं, ये साजिश तो नहीं है, ये अपने आप ही हुआ है, क्योंकि मैंने अपने आसपास बहुत कम ही ऐसी प्रेम कहानियाँ देखी हैं जो पूरी हो गई हैं। और याद करें हम, जहाँ से याद करें,
मतलब क्रौच वध से वाल्मीकि लिखना शुरू करते हैं, वहाँ से लेके जितनी भी कहानियाँ मैं याद करती हूँ, चाहे वो शीरी फरहाद, लैला मजनू, और चाहे रोमियो जूलियट, कुछ भी अगर जहन में टिका है तो वो ट्रेजेडी ही टिकी है, साहित्य से लेकर जीवन तक भी। मुझे नहीं लगता कि हाँ। प्रेम कहानियां पूरी होती हैं और उन्हें वैसा ही छोड़ दिया जाना चाहिए, उन्हें पूरा करने की कोई शायद इच्छा भी जो नहीं जिन रखनी चाहिए। प्रेम कहानियों को हम पूरा कहते भी हैं उनमें भी एक अधूरापन होता है, सबके हिस्से का अपना प्रेम है। जैसे मैं प्रेम कर रही हूँ, दूसरा भी वही प्रेम है, वैसा ही है, तो वो नहीं होगा, वो सबके अपने तरीके, सबका अपना अर्थ होगा और वो अधूरापन छोड़ेगा ही छोड़ेगा। तो एक शायद एक ये दार्शनिक पहलू इसका ये हो भी सकता है। राधा कृष्ण के प्रेम से सीता राम के प्रेम तक इतनी करुणा, इतना विछोह, इतनी पीड़ा, और ये हमारी सबसे सुंदर प्रेम कहानी है। बिल्कुल वही, जब जो याद करे वहाँ कुछ ऐसा ही है। एक और मतलब चीज जो मुझे मतलब चुभती रही कि रामेश्वर जैसा या रुद्र जैसा ऐसे पुरुष संभव हैं? हाँ, बिल्कुल संभव है। रामेश्वर का चरित्र करते समय तो मुझे मेरे ऐसे बताना नहीं चाहिए, लेकिन मेरे दादा ही मुझे बाबा, मेरे जिनको मैं बाबा बोलती थी, याद आते जा रहे थे। हमारे आसपास ऐसे ही पुरुष हैं, बहुत कम ही ऐसे मैंने क्रूर और इस तरह के, मैंने तो बहुत करुणा वाले और रोने वाले कोमल पुरुष देखे हैं जो छुप छुप के रोते हैं, सिनेमा देखते हुए भी रो देते हैं। मेरे पिताजी तो फिल्म देखते हुए भी रोने लगते हैं। तो पता नहीं वो कौन से पुरुष हैं जिनके लिए हम लोग झंडा खड़ा करते हैं, मैं भी करती हूँ। एक बहुत आसान विकल्प है विमर्श के लिए कि वो पुरुषों को विलेन दिखाकर काम चला रहे। स्त्री विमर्श का लक्ष्य ये होना चाहिए कि पुरुषों को उनकी कंडीशनिंग से आजाद करें। बिल्कुल। और मुझे लगता है रामेश्वर जैसा तो पुरुष रामेश्वर जैसा अगर समाज में कुछ प्रतिशत भी पुरुष हो जाता है तो आधी समस्या तो वहीं समाप्त हो जाएगी। मतलब यही मैं कह रही थी कि बड़ा आसान विकल्प है हम स्त्रियों के लिए कि ये कह दें कि पुरुष ऐसा है या पुरुष वैसा है, एक नकारात्मक छवि डाल दें और विमर्श का झंडा उठाए चले। पर रामेश्वर जैसा चरित्र गढ़ना, रुद्र जैसा चरित्र गढ़ना और उनको उस उठान तक ले जाना जहाँ तक रश्मि लेकर गई हैं, वो काबिले तारीफ है। और हम स्त्रियों को भी उसे पढ़ना चाहिए, पुरुषों को भी पढ़ना चाहिए। लेसन की तरह उसे हम जीवन में धारण कर सकते हैं इन पुरुष चरित्रों को, क्योंकि मूलतः वो मानवता का झंडा लेकर चलने वाले लोग हैं। ये मेरी पत्नी है और तो मेरी संपत्ति है। रामेश्वर इससे किस तरह रूप को मुक्त कर सका है और अनाहिता तक उसको लेकर आ सका है, उसके रूप का सपना या रूप की इच्छा रामेश्वर की इच्छा बन सकती है। ये महत्वपूर्ण बहुत, इसको प्रत्येक हम में से हर एक को इसे पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए। कहीं ना कहीं वो यकीन नहीं होता है कि अच्छा पति ऐसा हो सकता है। एक बार की ये सवाल मेरे मन में भी आया बनिस्बत इसके कि टचवुड मैं एक हैप्पी मैरिड लाइफ में हूँ, मैंने प्रेम विवाह किया है और सारी छूट लेती हूँ जो प्रेम विवाह दे सके वो सभी छूट। बहुत दूर जाने की जरूरत ही नहीं है, मैं अमिताभ राय इनके पति को भी देखती हूँ, इतने परफेक्ट एग्जाम्पल है आइडियल पुरुष के। और बावजूद उसके एक बार को हिचक जरूर हुई कि अच्छा रामेश्वर जैसा संभव है, ऐसा कुछ मेरे। हाँ, लेकिन आप ये देखिए कि ये सारे पात्र अपनी कंडीशनिंग से लड़ भी रहे हैं लगातार। ऐसा नहीं है परफेक्ट हैं, परफेक्ट बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये कोशिश कर रहे हैं अपनी साथी के साथ कदम ताल करने की। ये ज़रूरी है। ये अगर आप इसको यूटोपिया ही मान लें तो कहिए मेरा यूटोपिया है जो मैं उपन्यास के माध्यम से लाना चाहती हूँ कि ऐसे पुरुषों की हमें ज़रूरत है जो कम से कम हमारे साथ चलने की कोशिश। और कड़वे समय में ऐसे यूटोपिया लिटरेचर में अवश्य भावी होना चाहिए। बदलते हैं अब विषय, कुछ लंबा खिंच रहा है। काट दे जब आप बोलेंगे मैं रुक जाऊंगी। काट दूं? जी, तो अब हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो शुक्रिया आप सभी का सुनने के लिए, और अब हम माइक जो भी कहे मैं उनकी तरफ बढ़ाऊं। प्रेम की बातें हो गई, लेखन की बातें हो गई। मेरा प्रश्न आपसे अनुवाद को लेके है, और कवि, लेखक और अनुवादक के मतलब रूप में आपके लिए सबसे कठिन क्या है? कविताओं का अनुवाद,
क्योंकि कविताओं का अनुवाद बहुत कठिन होता है। कविताओं का अनुवाद करते हुए कई बार कविताएं अक्सर आप देखिए कि एक तो अगर विदेशी भाषा की कविताएं हैं तो परिवेश अलग होता है, चीज़ें अलग होती हैं, कई बिंब अलग होते हैं, उनको खोलना और बिल्कुल वहाँ तक लेके जाना, ऐसा लगता है कई बार कि आप एक बिल्कुल नई कविता रच दे रहे हैं। कई बार ऐसा भी महसूस हुआ है कि हम तो वहाँ तक पहुँचे ही नहीं जो कवि कहना चाह रहा था। तो कविताओं का अनुवाद बहुत कठिन है और इतनी मुझे लगता है उसमें बहुत सजगता की ज़रूरत है और बहुत सारे उस परिवेश को एक कवि को का अनुवाद करने से पहले उसके पूरे परिवेश को, उसकी भाषा को और उसके आसपास के जीवन को भी समझना पड़ेगा, तब हम उसकी कविताओं में उतर पाएंगे। इस किताब को लिखने में कितना समय लगा और आपका लिखने के ऊपर एक कोई पर्सनल डिसिप्लिन या रूटीन है जिस तरीके से आप लिखते हो? इसकी भूमिका में मैंने ये लिखा है। इस उपन्यास को मैं बहुत सालों से लिखना चाह रही थी, बहुत सालों से ये प्लॉट मेरे मन में था। मैंने अपने प्रकाशक से इसका जिक्र भी किया था, लेकिन मैं लिख नहीं पा रही थी क्योंकि बहुत सारे लाइफ में चैलेंजेस होते हैं। अगर तुमने वर्जीनिया वुल्फ को पढ़ा हो कि अपना कमरा, तो अपना कमरा तो मेरे पास है, लेकिन जीवन ना उतना एकांत देता है, ना उतनी सारी मोहलत देता है, क्योंकि कविताएं आपको एकदम से आती हैं, आप कहीं भी लिख ले सकते हैं। बस में जाते हुए, क्लासरूम में पढ़ाते हुए भी कई बार दिमाग में एक दो पंक्तियाँ आ जाती हैं, सोने जाते हुए कुछ एक दो आ जाती है, आपने कहीं पर नोट कर ली और जब उसे आना होता है वो विस्तार में आ जाती है। लेकिन गद्य के साथ ऐसा नहीं है, और ख़ास करके कथा ये आपसे सिटिंग मांगती है, डिसिप्लिन मांगती है और बहुत सारा समय मांगती है, बल्कि मैं कहूँ कि आपको पूरी तरह से जकड़ लेती है। मैंने लिखा है कि उपन्यास एक प्रेत है जो आपके ऊपर सवार होकर आपको जकड़ लेता है, आप फिर किसी और काम के नहीं रहते। तो बहुत मुश्किल है इस तरह से खुद को डिसिप्लिन करना, बिल्कुल। और उस बीच में कहीं एक तो मेरा ये भी द्वंद्व चल रहा था कि मेरी कविताएं ना मुझसे छूट जाए, क्योंकि इन पात्रों ने मुझे इतना घेर रखा था। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ सुबह लिखने की, जब सब दुनिया सो रही हो, मेरे बच्चे सो रहे हो, मेरे 2 कुत्ते हैं बहुत भौंकते हैं, वो सो रहे हो, तब मैं लिखने की कोशिश करती हूँ। जी, मुझे एक इंसिडेंट याद आ गया। आपने ट्रांसलेशन में बोल रही थी, शोएब हाशमी का नाम सुना होगा आपने, सलीमा से जिसकी शादी हुई थी, फैज साहब के सन-इन-लॉ थे। तो एक बार शोएब हाशमी पहुंचे फैज साहब के पास। उन्होंने कहा कि एक बहुत नामी इकोनॉमिस्ट थे पाकिस्तान के, जो उनकी किताब का तर्जुमा करना चाहते थे। तो आप कहें कि भाई आपकी किताब का तर्जुमा करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, तो कहें कि आप ट्रांसलेशन करा दीजिए, कर देंगे। तो चुप रहे वो, तो ही वॉज एज जेंटल एज हिज पोइट्री फैज। फिर जब उनसे पूछा गया कि आप मुस्कुरा कर चुप क्यों रह गए, क्या पोइट्री की तर्जुमा नहीं हो सकती? तो उन्होंने कहा कि हो तो सकती है, बट बिफोर ट्रांसलेटिंग एनी पोइट्री यू मस्ट बी श्योर दैट यू नो वन ऑफ दिस ब्लडी लैंग्वेजेस। दिस वाज फैज टू कोट विद। आप मुजफ्फरपुर से दिल्ली तक पहुंचती हैं और मैं देख रही हूँ कि आप जब अपनी पहचान स्थापित कर रही हैं, यह एक बहुत संक्रांतिकालीन दौर था स्त्री के लिए। बहुत तेज़ी से स्त्री की दुनिया बदल रही थी। आपकी कविता में पिता आते हैं, एक जिससे मतलब जिसके प्रति प्रतिवाद भी है और जिसके प्रति अपार आदर और स्नेह भी है। एक माँ आती हैं और फिर वहाँ से आप अपनी ज़िंदगी तक आती हैं। फिर आपकी बच्चियाँ हैं, आपकी बच्ची हैं और आपके दिल्ली मेट्रोपॉलिटन का एक परिवेश है जहाँ स्त्री बहुत तेज़ी से बदल रही है। तो यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक जो आप पहुँची हैं, स्त्री विमर्श की दृष्टि से इस यात्रा को आप कैसे देखेंगे? और आज की जो स्त्री है, जो आपने एक अराजकता शब्द का इस्तेमाल किया, या कभी कभी लगता है कि स्त्री होने को हम एक अतिरिक्त सुविधा या अतिरिक्त अनावश्यक फायदे के रूप में लेते हैं। आप इसे किस तरह से देखना चाहेंगे? अक्सर कविता पर जब मैं बात करती हूँ, स्त्री कविता पर और आलोचना के बरक्स उसकी बात करती हूँ, तो देखिए कविता हम चाहे कितना भी कह लें, मेरा ऐसा मानना है, राय डिफरेंट हो सकती है, कि कविता बहुत निजी चीज़ है गद्य के विपरीत, क्योंकि कविता को कहीं ना कहीं बहुत हमारे अंदर से वो चीज़ आती है, गढ़ी या बनाई नहीं जा सकती। तो उसमें स्त्री होना आएगा ही, आप उसे बचा नहीं सकते। लेकिन कविता लिखते हुए हम सिर्फ स्त्री भी नहीं होते हैं, कैसा भी समय आता है कि हम उससे भी परे होकर, जेंडर से परे होकर भी कविता लिखते हैं। लेकिन ज़्यादातर समय भी स्त्री होने को और अपने आसपास
देखी गई स्त्रियों की दुनिया को भी हम रचते हैं, जैसा कि आपने बताया। लेकिन उसमें कोशिश यह भी रहती है कि क्या इसमें सिर्फ मैं हूँ या मेरे अलावा भी कुछ है, क्या ये कविता मेरे तक ही आकर ख़त्म हो जाएगी या इसमें आगे के भी ये तुम तक पहुँचेगी। अगर वह तक पहुँच जाए तब तो बहुत अच्छी बात है। ये सायास नहीं होता है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि ऐसा हो। और स्त्री विमर्श की जो आपने बात कही, सही बात है, बदला है हमारे, जैसे मैंने कहा कि हमारी अग्रजाओं ने हमारे लिए रास्ता बनाया, हमारे लिए उस पर चलना शुरुआत में तो आसान था, लेकिन अभी जो आप माहौल देख रही हैं, अभी तो मैं, जैसे मैंने शुरू में कहा कि साइबर मीडिया आने के कारण हमें मंच मिला, हमें अपनी बात कहने का मौका मिला, लेकिन सबसे ज़्यादा ट्रोलिंग स्त्रियों की अभी सोशल मीडिया पर ही की जा रही है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में स्त्रियां लिख रही हैं और बहुत बहुत बेहतरीन लिख रही हैं। अभी कई लोगों से मैंने सुना कि स्त्री कविता का स्वर्ण काल है या स्त्री लेखन का स्वर्ण काल है, गीतांजलि जी उदाहरण है। तो उतनी ही ज़्यादा ट्रोलिंग, उतना ही ज़्यादा दरकिनार करने की कोशिश, उतना ही ज़्यादा कमतर करने की कोशिश भी लगातार चल रही है। और सबसे आसान होता है कि आप उनके चरित्र पर बात करो, आप उनके लेखन से इतर की बातें करो और उसको चुप करने की या उसकी प्रतिभा को कम करके आंकने की कोशिश करो, या बिल्कुल उपेक्षित कर दो। दो तरीके हैं, या तो आप उसको अपने संरक्षण में लेने की कोशिश करो या फिर बिल्कुल उपेक्षित कर दो। ये दो चीज़ें स्त्रियों के साथ ज़्यादातर होती हैं। और जो आपने बोली कि स्त्री होने की अतिरिक्त सुविधा, तो मुझे लगता है कि जो पहला सेंटेंस उसमें मैंने बोला था कि स्त्री होना ही हमारे लिए बहुत गौरव की बात है, तो जब अगर हम अपने स्त्री होने पर गौरव की बात करेंगे तो अतिरिक्त सुविधा हमें क्यों चाहिए होगी, कानूनों का दुरुपयोग या ऐसी चीज़ें, ये हमारे स्त्री होने को, मनुष्य होने को कमतर करता है। हमारी अंततः तो लड़ाई यही है कि हमें बराबर का मनुष्य माना जाए, पर जब हम इसी पृथ्वी पर कुछ चीज़ों का दुरुपयोग करने लगेंगे, अपनी मिली हुई स्वतंत्रता या अपने मिले कानूनों का, तो हम अपने मनुष्य होने को कम करेंगे। ये तो हमारा लक्ष्य बिल्कुल भी नहीं है। असल में रश्मि को कवि के रूप में जो मान्यता मिली हुई है, इसलिए बार बार इसका कवि रूप भी हावी हो जा रहा है। ये इसका पहला उपन्यास है और धारावाहिक रूप से जो इसका प्रसारित हो रहा था उसको मैंने पढ़ा और बीच बीच में कमेंट भी करती है लगातार। हाँ, तो उपन्यास बहुत ही अच्छा जा रहा था, लेकिन जैसा कि पहला उपन्यास है और कविता बहुत दिनों तक करते हुए जब कोई कथा या उपन्यास लिखने लगता है तो उसके साथ शुरुआत में क्या होता है ये मुझको मालूम है। तो मैंने इसे कई बार कहा भी और आज भी अभी मैं कहना चाहती हूँ कि उपन्यास का जो मैं उपन्यास चूँकि मैंने पढ़ा और कई बार पढ़ा, इसीलिए कह रही हूँ कि उपन्यास का की शुरुआत जो हुई उसका विस्तार हुआ, उसका जिसको ट्रीटमेंट करते हैं वो हुआ, वो सब जितना बड़ा फलक लेके आगे बढ़ा, अनायास लगा जैसे वो सिकुड़ गया। तो मैं प्रश्न नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं एक विचार देना चाहती हूँ कि जिस स्थान से इसने शुरू किया वो हमारे लिए बड़ा प्रिय स्थान है। सन 42 का जो हम लोग सुनते रहे हैं, जन्म से पहले की बात है, लेकिन वो सुनते रहे हैं और उसी माहौल में पड़े हुए हम लोग, तो उस सुनने से उस उधर आकर्षण है सबका है। रश्मि हमारे बाद की चौथी पीढ़ी है, तब भी उसको आकर्षण है अभी। तो अब मेरा विचार है कि ये अपनी दृष्टि से वही चीज़ अलग अलग दृष्टि से हमारी 3 पीढ़ियाँ, बाबा जो लिख रहे थे, हम जो लिख रहे हैं, मेरे बाद जो 2 पीढ़ी लिख रही है, उसके बाद जो ये लिख रही है, सब अपनी अपनी दृष्टि से, क्योंकि समय बहुत दूर चलाया है। आप आज बात कर रहे हैं कि 42 में आपने कहा कि 42 के समय बिहार, उसमें बेगूसराय, उसमें कुदरगांवा में ऐसा होता है, तो ये कितना बड़ा भ्रम आपको है कि 42 के समय ये हो रहा था। 42 के समय हमारे पिता की 80 साल की बुआ लाइन उखाड़ करके जेल जा रही थी। उसमें कोई उस समय कुछ नहीं किसी को कि स्त्री है कि पुरुष है, ऐसा किया जाता था। तो उन चीज को और आगे बढ़ा के जहाँ पर इसे ख़त्म किया है
उसे और आगे बढ़ाए और एक सीरीज की तरह अगर लिखे अपनी दृष्टि से बहुत तो शुक्रिया। बहुत ही अच्छा होगा। इसमें आंदोलन को जरूर ये मैंने इस में और रिश्ते और रश्मि प्रेम इस को तरह- ज्यादा एक्सप्लोर किया। अब हाँ। आपकी ये सजेशन मैं जरूर हाँ, और रश्मि जैसे कवि के रूप में जानी जाती है, इसकी भाषा और इसका ट्रीटमेंट देख के लगता है कि ये उपन्यासकार के रूप में भी जानी जाएगी। आभार। मेरा सवाल है मैम कि आपकी जो कविता है स्त्री कहाँ रहती है, वो मुझे लगता है कि हिंदी कविता में उस तरह की कविता अब तक नहीं लिखी गई है। तो उतनी साहसिक कविता लिखने को लेकर के वो परिस्थितियाँ क्या थी, कैसे आप उतना जो शब्दावलियाँ हैं जिस विषय पर वो लिखी गई हैं उसमें परिस्थितियाँ क्या थी जो आपको उस तरह से लिखने को प्रेरित की, इस तरह की कविता। और दूसरा सवाल यह है कि यह जो उपन्यास है जिसमें मैं मानता हूँ कि प्रेम का सहचरित पक्ष है, और 1942 हम जानते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम में वो जनता का सहचरित पक्ष था। तो 1942 चुनने के पीछे, वो 1942 खास चुनने के पीछे मुक्ति इससे जोड़ा मैंने। और जैसा कि अम्मा ने कहा कि आज़ादी के पक्ष को ज़्यादा नहीं उभारा, तो वो सायास ही था मुझे, लेकिन पढ़ते हुए जो हमारे वरिष्ठ हैं उनको ऐसा लगा कि इस पक्ष को और उभारने से उपन्यास और सशक्त बन जाता। लेकिन मेरा जो केंद्र था वो प्रेम और रिश्ता, और मैंने उस बैकग्राउंड को उस स्थापना को डालने के लिए किया था कि हाँ, क्योंकि मेरे चरित्र वहाँ से विकसित हो रहे थे और एक पुस्तकालय की वहाँ पे मेरी अवधारणा थी। तो किताबें और साथ किस तरह से मुक्त करता है, और जब बैकग्राउंड में आज़ादी की लड़ाई अलग चल रही हो, और जैसा कि अमिता जी ने कहा कि गुदरगामा जैसे, तो वो जो गुदरगामा का विप्लवी पुस्तकालय है उसकी जो भी कथा है वो सत्य कथा है, क्योंकि वो पुस्तकालय आप सब कभी गुदरगामा, आप लोग में से कई लोग गए भी होंगे, उस पुस्तकालय की नींव भी उस तरह से रखी गई थी जैसे मेरे उपन्यास में आई है। और रुद्र और रूप के कई कैरेक्टर आपको गांव में उस तरह से मिल जाएंगे। यहाँ उषा जी बैठी हुई हैं। उषा जी मुझे जब मैंने उपन्यास लिख लिया तो एक बार वो अपनी प्रेम कथा बता रही थी, तो मैंने इनको ऐसे ही कह दिया कि आप ही तो मेरी कथा के रूप हो, क्योंकि वही उसी तरह से रुद्र नाम का एक नायक उनको मेंटोर कर रहा है, उनको बता रहा है। तो ये आप अगर देखेंगे तो कहीं से भी कोई काल्पनिक कथा नहीं है, इसमें कहीं सच के कई छोटे छोटे टुकड़े हैं, कोई पूरा सच नहीं है लेकिन बहुत सारे सच हैं। और जो उस कविता की आप बात कर रहे हैं, स्त्री कहाँ रहती है, वो तो भोगा हुआ सच है हमारा, हम सब स्त्रियों का। तो बहुत आवेग में वो कविता लिखी गई थी, एक बार में लिखी गई थी, और अच्छा लगा कि पढ़ते हुए आपको उसमें कला पक्ष भी नज़र आया और आपको अच्छी कविता लगी। लेकिन वो तो बिल्कुल एक स्त्री का पूरा जीवन है, बचपन से लेकर जन्म से लेकर और अंतिम समय तक की स्त्री को सिर्फ उसके देह में और उसके वजाइना में रिड्यूस किया जाता है। वो कविता वही बात करती है। तो बात है ना कि आप उसको समझते होते, आपको उस देह पर भी आप उसका अधिकार नहीं रहने देते। ये कविता यही बात कहती है। मैम, खुशियाँ तलाशने का हक है और वो पूरी कोशिश करनी चाहिए, जीवन को पूर्णता से जीने की कोशिश करनी चाहिए। बाकी साहित्य का विषय कुछ भी चले, मैम वो हमारे वश में तो नहीं। लेकिन ये बात है कि हम जितना खोते जाते हैं, हम जितना जीवन में खुद को मांझते जाते हैं, दुख हमें जितना मांझता है, कितने कवि कह गए हैं, वो हमारी जो कला है वो निखरती जाती है। बहुत सुखों में आप कला की साधना नहीं कर सकते। छोटी सी टिप्पणी मुझे करनी है। सवाल तो हम शंकर के भक्त हैं। मुझे कविता पढ़ने के लिए कहा था, मेरे पास है नहीं, लेकिन अच्छा, किताब है मेरे पास मित्र। मैं कोई नई कविता देखती हूँ, आप तब तक टिप्पणी करिए। जी, ये पाकिस्तान का एक वाकया है। प्रधान से पाकिस्तान की चर्चा 2-3 बार की है, तो मुझे ऐसे याद आया कि इस सभा को मैं चाहता हूँ बता दूँ। याह्या खान का रूल था वहाँ पे, जैसे कि जब सब लोग जानते हैं डिक्टेटर थे, तो वहाँ के एक शायर थे बहुत बड़े, उन्होंने कुछ लिखा, ऐसा कोई कविता लिखा, जो भी शायरी लिखा, भाव पे जाए, मेरे वाक्यों पे न जाए, तो उनको अरेस्ट करने का आदेश हुआ। बहुत लोगों ने पढ़ा होगा वो वाक्य। तो जब अरेस्ट कर रहे हैं, उनकी छोटी सी भांजी थी वहाँ, तो पूछी ऐसे कि मामी क्यों इसको अरेस्ट करके ले जा रहे हैं? बोले इन्होंने एक कविता लिखा है इनके खिलाफ। बोला इसमें अरेस्ट करने की कौन सी बात है, वो भी एक कविता लिख दे, याह्या खान भी एक कविता लिख दे। तो कविता का प्रतिकार भी कविता के रूप में हो तो बहुत अच्छी बात है। और एक बहुत बड़े किसी राइटर ने, मैं नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने बोला डांस इज द पोएट्री ऑफ द फीट।
पेंटिंग को भी पोएट्री कहते हैं। तो पोएट्री सिर्फ ये शब्दों में जो लिखी गई तुकांत या गद्य, जो गद्य वाली कविता है, वो उसको कविता ना माना जाए। कविता जीवन होता है, पूरा का पूरा जीवन है, और कविता जीने की चीज है, सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं है, उसको उस रूप में ही लिया जाए। दूसरी बात, स्त्री विमर्श की जो बात हुई बीच में, कुछ लोगों ने, एक तो बिहार के ही राइटर है, नाम लेना ठीक नहीं होगा, बहुत ज्यादा बवाल मचाया फालतू की चीज की अपना लेकर के, मतलब स्त्री यौनिकता को लेकर के कुछ अजीब सा उछाल के जानवरों से यौनिकता आ जानी चाहिए और वही फ्रीडम होगा, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छी बात रश्मि जी ने बताया, इसको मैं पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूँ। वो कौन से पुरुष है? हम लोग तो बैठे हुए यहाँ पे, हम तो ऐसे किसी पुरुष को नहीं जानते हैं, चाहे अपने घर परिवार में नहीं देखा हमने। अब आती है कि भाई संक्रमण काल की बात, जो अमृता जी बात बार बार बोल रही थी, ऐसा कोई संक्रमण काल नहीं है, ऐसा कोई बुरा काल नहीं है। बुद्ध 2800 साल पहले आए थे इसी धरती पे। इसी संक्रमण काल से कहने का मतलब कुछ और था, सोशल मीडिया और कई तरह की चीजें हैं, उसको आप अलग तरह से लीजिए। जी, मैं उसी रूप में लेते हुए मैं बात कर रहा हूं। हाँ, स्त्रियां बाहर निकल गई हैं, उस हिसाब से समाज तैयार नहीं हो पा रहा है, तो जो क्लैशेस हो रहे हैं वो संक्रमण काल की बात करें। एक्चुअली हम लोग जो है, अरिस्टोटल बहुत पहले बताया था, इंडक्टिव फिलोसफी से साइंस नहीं चलती है। हम लोग साहित्यकार लोग, साहित्यिक लोग ऐसे इंडक्टिव फिलोसफी पे चले जा रहे हैं। एक वारदात, एक आदमी कोई लिंचिंग करता है, ऐसे तीन विमर्श जो है बार बार चलते हैं, दलित, स्त्री और आज के डेट में मुस्लिम वाली जो विमर्श है। ये तीन बेवजह जो, मतलब हम एक कट्टर हिंदू हमें मान लिया जाए तो तीन दुश्मन हमें बताए जाते हैं। बचपन से जो मेरे साथ मुस्लिम रहा, मेरे हॉस्टल में साथ रहा, आज नौकरी कर रहा है, वो तो मेरा दुश्मन नहीं, बड़े अच्छे से आज भी मिल रहा हूँ, सब चीज मिल रहा हूँ। तो वो कौन सा मुस्लिम है जो मेरे खिलाफ है या जिसका मुझे दुश्मन बनना चाहिए, एक आइडिया है। वो कौन सा पुरुष है जो स्त्रियों को सता रहा है, जला रहा है? ठीक है, एका दुक्का होगा कोई, उस समय भी था, आज भी था। बुद्ध जब आए थे तब बताया कि भाई इस धरती पे बहुत व्यभिचार, बहुत सारी मुसीबत हो गई 2700-2800 साल पहले। तो समय जैसा था वैसे ही है। सूचनाएं ज्यादा आ रही है, ज्यादा हम लोग जमा कर रहे हैं, इसलिए हम लोग संक्रमण और बाकी बहुत सारी मुसीबतों की चर्चा कर रहे हैं। हम भी तो वही बात कर रहे हैं मुन्ना जी कि संवाद से और को एग्जिस्टेंस से ही हम सब। मैं बिल्कुल आपसे इत्तेफाक रहते हुए कौमा के बाद की बात बोल रहा हूँ, आपके कौमा को बढ़ाते हुए बिल्कुल पूरी तरह से इत्तेफाक रखते हुए खड़े होकर बात करें। हमें कोई मातृ सत्ता नहीं चाहिए आपकी पितृ सत्ता के बदले में, हमें समान सत्ता चाहिए। आज से 30-40 साल पहले धनवा सर बैठे हुए हैं, जो हम लोग के बीच में शायद आज के डेट में विश्व में सबसे महानतम कवियों में इनकी गिनती की जा सकती है। भागी हुई लड़कियां लिखते हैं, आज से 30-40 साल पहले भागी हुई लड़कियां लिखते हैं, और उसका एक एक वाक्य आप पढ़िए। हमेशा धनवा सर की भागी हुई लड़कियों का एग्जाम्पल देती हूँ हर जगह, और लड़कियों से अभी फिर सीहोर में बात करनी थी तो मैंने कहा अब लड़कियाँ जागी हुई लड़कियाँ धनवा सर से माफी के साथ, उन्हें भागने की जरूरत ही नहीं है, वो उसी सिचुएशन में रखकर लड़ लेंगी, चीजों को बदल लेंगी, भागेंगी नहीं। एक बात और कहूंगा उस पर कि उस समय में जो भागी हुई लड़कियां, तो उसको जागी हुई लड़कियां ही बोले थे धनवा जी। हाँ, और उन्होंने एक पंक्ति बहुत अच्छी बोली है जो मैं हमेशा दोहराती हूँ कि अगर कोई लड़की भागी है तो जरूरत नहीं है कि कोई पुरुष भागा होगा या किसी प्रेम प्रसंग में भागी होगी। जीवन के कई ऐसे इंसिडेंट हैं जिनके साथ, मतलब मैं कविता पूरी है, कई ऐसे जीवन के अर्थ हैं जिनके साथ वो भाग सकती है। तो इन चीजों पे अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं कहूंगी भागो नहीं बदलो। लेकिन जब भी साहित्य की बात हो तो वहाँ स्त्री, दलित और ये हिंदू मुस्लिम वाला जो चीज है, चाहे हिंदी उर्दू वाली बात को अलग करते, सिर्फ पूर्णतः साहित्य की बात हो तो ज्यादा अच्छा लगेगा। जी बिल्कुल, आज तो बिल्कुल साहित्य बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छी बात हुई। अब एक अनमिता जी, ये आराधना जी की फरमाइश थी, एक कविता मैं पढ़ देती हूँ, और ये स्त्री विमर्श पर ही कविता। मैं सोच रही थी मैं नहीं पढ़ूंगी, लेकिन ये अब पढ़ना जरूरी हो गया है। शीर्षक नहीं है, मुक्ति का अर्थ उस सुखे से पूछो जो आंगन में टंगा आकाश निहारता है। इसी कविता का जिक्र कर रहे हैं। मुक्ति का अर्थ वह कर्मचारी बताएगा जो 6 बजे की बस से घर लौट रहा है। मुक्ति का मतलब जानते हैं वे मजदूर जिन्हें एक रेलगाड़ी उनके घर ले जा रही है। मुक्ति के मायने समझती है वह औरत जिसने प्रेम के नाम पर एक उम्र भय में गुजारी है। उसकी इज्जत मुन्ना जी, ये अभी आगे की बात जो मैं जागी हुई लड़कियों की बात कर रही हूँ, उसकी इज्जत हथेली पर रखा एक सरसों का दाना है। तुम उसे आबरू का डर दिखाओगे, वह हथेली पलट देगी। प्रेम से बड़ी कैद है एक स्त्री के लिए उसकी प्रतिष्ठा।
ऐसी सब छवियों को मिट्टी में मिल जाना चाहिए। This summarizes what all you said. बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि और अमिता जी। जितने साफ तरीके से साफ शब्दों में सुदृढ़ता के साथ आपने अपनी बात रखी रश्मि जी, ठीक उसी सटीक उसी मीनिंगफुल बातचीत रही। और कई चीज़ें हैं जो हम साथ लेकर जा रहे हैं। अगर बातचीत करने पे आए तो ये बहुत लंबी चलेगी, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी थी जिनसे हम इत्तेफाक रखते हैं, कई चीज़ें हैं जिनके ऊपर हम और बातचीत कर सकते हैं। तो अभी समय की प्रतिबद्धता के कारण हम यहाँ पे इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी प्रभा खेतान फाउंडेशन का, श्री सीमेंट का, हमारे मीडिया पार्टनर दैनिक जागरण का और हमारे वेन्यू पार्टनर चाणक्य का, और तहे दिल से आप सभी का यहाँ पर आने के लिए। और आप सबसे आग्रह है कि हमारी जो प्रिय लेखिका हैं, जिनकी किताब के बारे में सन 42 था, वो किताब आपके लिए यहाँ उपलब्ध है। तो कृपया अपनी प्रति लें और इनसे उस पर हस्ताक्षर लें। और आज का कार्यक्रम बस यहाँ समाप्त करते हैं। नमस्कार, शुभ विदा, अगले कार्यक्रम तक। कविता लिखना मत छोड़ो।